दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर देहरादून में हमारे राज्य आंदोलनकारी साथी, कई सामाजिक संगठन, कई पत्रकार मित्र, कई एनजीओ, कई न्यूज़ चैनल वाले देहरादून के बाहर जगह जगह लोग नए भू कानून की बात कर रहे हैं, लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं, लोग परिसीमन की बात आधे अधूरे मन से, दबी जुबान से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो एक तरफ राज्य बनने के 23 साल बाद हमारे वो साथी जिन्होंने राज्य निर्माण में योगदान किया, राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां खाई, जेल में यातनाएं झेली, वो अब महसूस करने लगे हैं कि इस राज्य के अंदर एक ऐसा भू कानून चाहिए जिसके मार्फत हम जो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जिनके पास पहले ही बहुत कम कृषि भूमि है, जिनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है, अगर त्रिवेंद्र सरकार ने जो भू कानून बनाया वो कानून लागू रहा तो फिर हम भूमिहीन हो जाएंगे, हम फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को समझ करके अलग अलग लोग इस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, कभी मिल के कर रहे हैं, कभी अलग कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2017 में इस राज्य की जनता ने जब भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर के 57 विधायक जिता करके सत्ता की कुर्सी सौंपी, तो किसको पता था कि इसी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का बनाया गया भू कानून त्रिवेंद्र सरकार पलट देगी और एक ऐसा कानून बनाएगी कि जिसमें उत्तराखंड के मूल निवासियों की जो जमीन है वो बिकवाली पर लग जाएगी और हम भूमिहीन होने के कगार पर आ जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर के मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि भाई, जब हम भू कानून की बात कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक ऐसा भू कानून बनाओ जिसमें जमीन खरीदने वाले पर रोक लगाने के बजाय जमीन बेचने वाले पर भी रोक लगाओ, ताकि लोग अपनी जमीन जो नासमझी के कारण बेच रहे हैं, जो छोटी जरूरत के कारण बेच रहे हैं और अपने भावी पीढ़ी के भविष्य पर चोट करने का काम कर रहे हैं, उनको भी कानून के माध्यम से रोका जा सके। तो ऐसे समय पर जब त्रिवेंद्र सरकार ने एक ऐसा भू कानून लाया कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर उद्योग लगाने के लिए आता है तो फिर वो जिले के प्रशासनिक अमले से अनुमति लेकर के कितनी भी जमीन खरीद सकता है, उस पर खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसकी जमीन खरीद रहा अगर वो भूमिहीन हो जाता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस बात से उत्तराखंड का हर वह व्यक्ति जो उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़ा है, जो उत्तराखंड के भविष्य के लिए चिंतित है, उत्तराखंड की भावी पीढ़ी के लिए चिंतित है, वो इस कानून के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में जब मैं देखता हूं कि त्रिवेंद्र का भू कानून, धामी जी की इन्वेस्टर समिट और उसके बाद कैबिनेट जो बृहस्पतिवार को हुई, उसमें पर्वतीय क्षेत्र में लगने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए जो सब्सिडी 50 लाख रुपए की थी उसको 4 करोड़ करने का काम कैबिनेट ने मंजूरी देकर के किया। ये अपने आप में अगर एक दूसरे से इसको जोड़ करके देखेंगे, एक दूसरे से मिला करके देखेंगे, तो फिर हम किस भू कानून की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए भू कानून की बात कर रहे हैं? जब जमीन नहीं रहेगी तो कैसा भू कानून? क्योंकि उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नया भू कानून बना नहीं है। और जो नए भू कानून का ड्राफ्ट है, हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार, जिसे मैंने मुलाकात करके जब जानना चाहा तो उससे पता ही चलता है कि भाई पहले जिलाधिकारी जमीन खरीदने की अनुमति देते थे, अब वो शासन से मिलेगी, लेन देन का मामला बढ़ जाएगा लेकिन अनुमति मिलेगी। ये समझने की बात है कि भू कानून में ऐसा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा जैसे हिमाचल की तर्ज पर बदलाव हो जाए। जैसे एससी की जमीन नहीं खरीद सकते, शेड्यूल ट्राइब की जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन बाकियों की जमीन खरीद सकते हैं। तो ऐसे में जब ये भू कानून ऐसे ही लागू रहेगा, केवल अनुमति का अधिकार बदल जाएगा, तो ऐसे में जब इन्वेस्टर आएगा उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए और ये कैबिनेट ने
जो 50 लाख के बजाय 4 करोड़ की सब्सिडी की लाइन ऊपर लंबी लाइन खींच दी, तो ऐसे में जो समुद्र तल से ऊंचाई का मानक है कि इतनी ऊंचाई से अधिक वाले फला 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 पर्वतीय जिले में आपको सब्सिडी में इतना ज्यादा लाभ होगा, तो फिर लोग उन जिलों में, उन पर्वतीय जिलों में जमीन खरीदने के लिए जाएंगे, वहां पर लोगों को भूमिहीन करेंगे, अपने उद्योग स्थापित करके सब्सिडी का लाभ लेकर के 5 साल में 10 साल में उस उद्योग को समेट करके कहीं और चले जाएंगे, जहां नया राज्य बनने पर उनको इस ढंग का लाभ मिल सकता है और उस जमीन पर वो काबिज रहेंगे हमेशा के लिए, और वो किसान, वो वहां का मूल निवासी भूमिहीन होकर के उन उद्योगों में नौकरी पाने लायक भी नहीं रहेगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर के मैं आज आपके बीच में आया हूं। इस सवाल पर हम सबको सोचना पड़ेगा। हमको इन तीनों चीजों को, भू कानून जो वर्तमान समय में राज्य में लागू है, उस पर जो इन्वेस्टर समिट हो रही है जिसके माध्यम से उद्योग लगाने के लिए यहाँ लोगों को बुलाया जा रहा है, और वो उद्योग कहाँ लगेंगे, जो एक सब्सिडी पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ाई गई है, तो अगर वहां लगेंगे तो फिर हम भूमिहीन होने के कगार पर, क्योंकि अब तक जितने उद्योग धंधे लगे, जितने लोगों ने जमीन बेची, उन परिवारों की हालत पर भी हमको जाकर के गौर करके समझना पड़ेगा कि जमीन बेचने के नुकसान कितने, जमीन बिकवाली का नुकसान किन किन पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। इन चीजों को समझ करके अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के हितैषी के रूप में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है, मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके भू कानून बनाने में देरी कर रही है। मुझे लगता है कि वो अपने हित साधने के लिए इस ढंग का प्रपंच रच रही है। तो ऐसे में सरकार के आंख कान खोलने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम सबको लामबंद होना पड़ेगा, एक मंच पर खड़ा होना पड़ेगा। अलग अलग लड़ाई लड़ने के बजाय एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के इनकी नींद खुलेगी। नहीं तो 47 विधायकों के बहुमत वाली सरकार जल्दी से सुनने वाली नहीं है, डबल इंजन की सरकार जल्दी से सुनने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को समझ करके हमारे वो साथी जो इस काम को कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा आपस में बातचीत करके इसको एक ताकत के रूप में इस काम के लिए इकट्ठा होने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। इस चैनल को सुन करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके इस लड़ाई में लामबंद करने में मदद करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।